नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंधु। आज तारीख 9 अप्रैल 2022 को अपने YouTube चैनल जागो भारत पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। अभी हाल ही में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक केस जीता है सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस में ये कहा गया था कि जो वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से आदेश आए हैं कि ये जो पनीर टिक्का है, पनीर टिक्का उसको मैंडेटरी किया गया, बाध्य किया जा रहा है लोगों को। तो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, ये तो अच्छी चीज़ है, किया जाना चाहिए, ये तो मतलब लोगों की भलाई के लिए है, संक्रमण रोकने के लिए वगैरह। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। तो अब इससे ये साबित तो हो गया है कि जो न्याय प्रक्रिया है वो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने भी अपना ईमान बिल्कुल बेच दिया है ये विदेशी ताकतों को, जैसे कि जो WEF है, जो अभी हमारे देश को एक तरह से इनडायरेक्टली रन कर रही है अपने गुर्गों के ज़रिए। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो एक तरह से आप ये समझिए कि कानून ही है। जैसे कि पार्लियामेंट का कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ कोई भी ऑर्डर है वो पूरे देश पे बाध्य होता है। तो अब देश के बाकी स्टेट्स जो हैं उनको भी एक तरह की ताकत मिलेगी, और अब वो बढ़ चढ़ के इस तरह के गैर संवैधानिक अधिकारों को मतलब गैर संवैधानिक जो आदेश हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में गुरेज नहीं करने वाली है। तो आप देखिए कि एक म्युनिसिपल कमिश्नर की इतनी क्या औकात हो गई कि उसने एक आदेश पारित किया और उसको किसी तरह का खौफ नहीं है, और उस आदेश को हरी झंडी दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। तो ये सीधा सीधा ये दर्शाता है कि अभी संवैधानिक ढांचे में कोई रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। ठीक है, तो उससे तो उम्मीद लगभग ख़त्म ही समझिए आप। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो टीका पासपोर्ट है उसको एक वैधता दे दी है कि आप इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं और आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरह का उनके आदेश का हमारे को विश्लेषण जो मैंने किया वो निकल के सामने आया। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, रिलायंस हो गई या टाटा हो गई, ये सब कंपनियां एट प्रेजेंट आपकी पनीर टिक्का बनाने में जुट गई हैं। उनको पता है ये इस टाइम का सबसे बूम पे सबसे चलने वाला धंधा है, तो उस धंधे के पीछे ये हाथ धो के लग गई है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इन्फोसिस जैसी कंपनी है, टाटा जैसी कंपनी है, वो आपका डेटाबेस CIA के साथ शेयर कर रही हैं। ठीक है, तो वो ये सब चोर संस्था हैं जो कि अपना हित समझती हैं, और देश का हित उनको कहीं मायने नहीं रखता है। आपका डाटा, आपकी निजी जानकारी, आपकी निजता का जो अधिकार है उसकी ऐसी तैसी करके आपकी निजी जानकारियाँ ये CIA जो एक तरह की एक सीक्रेट एजेंसी है उसके साथ साझा कर रही हैं। ठीक है, जो TCS को आप इतनी अच्छी कंपनी समझते हैं, आप में से कई लोग, मुझे मालूम है, तो उसकी आप गहराई समझेंगे आपको पता चलेगा PHFI जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, उससे उनके क्या नाते हैं, और उसकी सच्चाई मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई कपिल बजाज ने उसके बारे में बहुत गहराई से आप लोगों के सामने बहुत बार ये बात रखी है। PHFI का तो मतलब वो तो पूरी करप्ट संस्था है, और जिसने अभी यूहान टिंगरा ने भी उसके बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80 करोड़ का गबन भी किया, और सीधा सीधा उनके लिंक्स पता चलते हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। उन्होंने उनके जो काफ़ी जो मेंबर्स हैं उनको कैसे पैसा आता है, कैसे उनको सपोर्ट मिला। ठीक है, ये सारी चीज़ें पटल पे हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे जाके आप यूहान टिंगरा का वो आर्टिकल देख सकते हैं, उसमें सारे लिंक्स दिए हुए हैं यूहान ने, वो आपको क्लियर कर देंगे कि कैसे इनके नाते हैं। उसके अलावा जो अगली जो बात है वो ये कि जो 18 साल से ज़्यादा के जो बच्चे हैं, ठीक है, 18 साल से
ज़्यादा के जो व्यक्ति हैं उनको अब 10 तारीख के बाद ये तीसरा टीका देना शुरू करने वाले हैं। ये जो पनीर टीका है उसकी शुरुआत इनकी तीसरी की होने वाली है। याद होगा कि आपको ये कहा जा रहा था कि आपको 2 पनीर टीके लेने पड़ेंगे, ठीक है, स्टैंडिंग बीमारी के। तो लेकिन मैंने आपको उस टाइम भी बताया कि ये 2 की बात नहीं है, यहाँ पर ये 8 तक पहुँचने वाले हैं, ठीक है। ये 2 पे नहीं रुकेंगे, 8 पे जाएंगे ये, यानी कि जब तक आप जियोगे तब तक, ठीक है। तो तब तक ये लगाते ही रहेंगे। तो बहुत जल्दी अब ये तीसरे पे आने वाले हैं। और आधार पूनावाला जो कि एक क्रिमिनल व्यक्ति है, ठीक है, वो ऑलरेडी ये कह रहा है, सरकार से मैंने बोला है, सरकार से मैंने कहा है कि आप जल्दी से तीसरे टीके पे आ जाओ, ठीक है। और उसके तो हमेशा डोज़ रेडी होती है। शुरुआत में भी उसने तो 5 करोड़ डोज़ पहले बना ली थी, फिर बच्चों की जब आई तब भी इमरजेंसी यूए, तो उसमें भी उसने 2 करोड़ डोज़ पहले बना ली। तो उसको पहले से पता होता है कि उसको सारे अप्रूवल मिलने वाले हैं। उसको ये भी पता होता है कि कितने दिन में कितनी डोज़ दोबारा लगनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक सऊदी कंट्री का एक न्यूज़पेपर मैंने आज देखा, उसमें लिखा हुआ है कि हर 9 महीने में आपको BOOS-TER ये लेना होगा, ठीक है। तो आपको इस जो जंगल है इसका पनीर टीके का, उससे बाहर निकलने नहीं देंगे ये। तो जो लोग थोड़ी सी समझ रखते हैं वो आज की जो ये मेरी वीडियो है इसको ध्यान से सुने और इसको फॉरवर्ड करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी से मैं आपको बहुत सारी जानकारियां बताने वाला हूं। इसमें बहुत सारी बातों पे हम मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी इन्होंने स्कूल जो ओपन किए हुए हैं वो किस लिए किए हुए हैं, क्योंकि स्कूल एक अच्छा माध्यम है जहाँ पर ये बच्चों को बहुत ईज़िली ये पनीर टीका दे सकते हैं, ठीक है। आपको स्कूल वालों को डराना कितना आसान होता है कि जी आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। टीचर्स को टारगेट दे दिए, नहीं पूरे करोगे आपकी जॉब चली जाएगी। तो कितना आसान है बच्चों को पनीर टीका देना। अभी इन झूठे लोगों ने, इन करप्ट लोगों ने ये बोला है कि 12 साल से नीचे वालों को हम ये पनीर टीका नहीं देंगे, ठीक है जी। आप देखना अपनी बात से मुकरेंगे, ये देंगे, ठीक है, ये देंगे बहुत जल्दी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक तो वो चीज़, और दूसरा कोई भी बच्चा अभी सेफ़ नहीं है, आप ध्यान रखना। ट्रेंडिंग बीमारी के लिए नहीं कह रहा हूँ, इनके षड्यंत्र से सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये बच्चों को टीके ठोकेंगे। जो पनीर टीका है वो टीके ठोकेंगे और उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं बच्चों के वो भी छीन लिए जाएंगे। आपका और हमारा, अब हमारे बच्चों पे अधिकार छीन लिया जाएगा। सरकार ये कहेगी कि जो बच्चे हैं उनको ये पनीर टीका लेना अनिवार्य है, इसमें पेरेंट्स की सहमति नहीं चाहिए, ठीक है, ये कह के लगाएगी। तो या तो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिए, या फिर स्कूल में हर समय उनके सर पे जाके बैठिए कि मेरे बच्चे को अगर लग गया ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना खौफ अपने स्कूल में, बच्चे के स्कूल में बिठा दीजिए, नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा। तो ये तो हुए। और आगे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मैं इन्फेंट्स की बात कर रहा हूँ, बेबीज़ की बात कर रहा हूँ, उनको भी लगाएंगे, ये किसी को नहीं बख्शने वाले, ठीक है। तो अभी तो ये कहानी चल रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि WHO जो है उसकी टीटी के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि WHO की टीटी आ गई, उसका क्या होगा जी, क्या होगा जी। आज की नहीं आ गई जी, वो आ गई थी 2005 में। 2005 में IHR, ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेटर के तौर पे वो आ गई थी, और उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2007 में। और 2018 में GPMB के नाम से एक बोर्ड बनाया गया था, जिसके भारत से भी एक रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनका नाम था विजय राघवन। तो ये जो विजय राघवन साहब हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव हुए GPMB
यानी कि ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड, ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड के ये भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे 2018 में। ठीक है, यानी कि भारत जो है WHO की ये जो ट्रीटी की हम बात करते हैं, इसका हिस्सा 2005 में ही हो गया था। अब तो वो हमें मतलब फॉर्मल एक सरकारी होता है ना, सरकारी तौर पे एक कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक कागज़ का टुकड़ा लेके आ रहे हैं बस। 2 साल से हमने हमारे संवैधानिक अधिकार तो उन्होंने वैसे ही ख़त्म कर रखे हैं। तो ये ट्रीटी अब नहीं आ रही, ये ट्रीटी तो पहले आ चुकी है, उसको यूज़ करना 2020 में शुरू किया। ठीक है, 2018 में इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा कि जा ट्रेनिंग लेके आ, बता हमारे को क्या क्या करना है, हमारे मालिकों से पूछ के आ कि हमारे लिए क्या आदेश है। ठीक है, तो ये सारी कहानी रची गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये अब आप समझिए कि आगे का एजेंडा है क्या। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी हेल्थ, इन सब चीज़ों को, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस को, सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करेंगे, एक जगह पूरा डाटा लेके आएंगे। जैसे कहा जाता है कि डाटा इज़ अ न्यू ऑयल। ठीक है, तो आपके डाटा के ऊपर खेला जाएगा, उसको पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, आपके खेत खलियान, आपके घेर घितवाड़, आपके ज़मीन जायदाद, आपके प्लॉट, आपका घर, ठीक है, हर चीज़ को, फैक्ट्री, ठीक है, हर चीज़ को, आपका जो भी व्यवसाय है, हर चीज़ को डिजिटलाइज किया जाएगा। आपको मजबूर किया जाएगा, बाध्य किया जाएगा कि आप उसको डिजिटलाइज करो। ठीक है, नहीं करोगे तो हमारी हो गई। भाई आपको कहा था, आपने डिजिटलाइज करना था, आपने नहीं कराया, हम क्या समझें कि आप इसके मालिक हो। याद है, ये वही सरकार है जिसने कहा था CAA NRC में आप पासपोर्ट दे दोगे ना तो भी आप भारतीय नागरिक हो जाओगे, ये गारंटी नहीं दे रहे। पासपोर्ट भी इनवैलिड कह दिया गया है। तो आप सोच के देखो, जिस सरकार ने आपके पासपोर्ट तक को इनवैलिड कह दिया, जिस पे भारत सरकार की मोहर होती है, शेयर होता है उस पर, ठीक है, तब कहते हैं ये हाल है। तो आपके डिजिटलाइजेशन करने से अगर आप मना कर दोगे, क्या सब लोग इतने सियाने, इतने पढ़े लिखे हैं कि वो डिजिटलाइज कर लें अपनी सारी चीज़ को? नहीं भी कर पाएंगे। जैसे कि नोटबंदी में देखा गया कि बहुत लोगों के पास पैसा तो था, लेकिन वो कुछ NRI थे, वो कहते हैं हमने अपने घर में रख रखा था, आपने फ़्लाइट रोक रखी, हम कैसे आएँ? हमारे पास फ़्लाइट के पैसे नहीं, तो जब आए तो कहते ये आपका पैसा नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन भी होती है, उसको सोच के चलो कि आपके साथ कितना बुरा हो सकता है। और ये सरकार सारी चीज़ तो बताती नहीं है। मैंने तो हमेशा कहा है, जो सरकार बोले उससे उल्टा करो, देखना आप बच जाओगे। ठीक है, तो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना इनका मकसद होगा। ठीक है, और जब मैं आपका बिहेवियर कंट्रोल की बात करता हूँ तो यानी कि आपका 24 घंटे सातों दिन सर्विलेंस पे आपको रखा जाएगा। 360 डिग्री आपके ऊपर निगरानी रहेगी, आपका घेराव किया जाएगा कि आप कभी सरकार के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं बोल रहे हो, तुरंत आपको कहते हैं दर्द पहुँचा जाएगा। आगे चल के आपको ये सोशल क्रेडिट देंगे, यानी कि आप कितने सोशल हो, आप कितने आज्ञाकारी हो, आपका बिहेवियर कितना कंप्लाइंस करता है, इनके अकॉर्डिंग चलते हो आप, इनके ग़ुलामी के लिए आप कितने परफेक्ट हो, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट सिस्टम दिए जाएंगे। और अगर आप परफेक्ट नहीं हो, आपके सरकार की कोई नीति अच्छी नहीं लगी और आपने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो उस केस में वो डिटेंशन सेंटर जो CAA NRC के थे वो कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं, उसमें आपको पकड़ पकड़ के डालेंगे। ठीक है, आज जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर ऑलरेडी हाई रेजोल्यूशन के कैमरास थे, लेकिन उसके बाद भी नए कैमरास लगा रहे हैं, बहुत ही महंगे महंगे 360 डिग्री घूमने वाले कैमरा लगा रहे हैं। वो क्या काम करेंगे? फेशियल रिकॉग्निशन का काम करेंगे। वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक RTI में जवाब मांगा गया, तो उस जवाब में क्या मिला? वो जवाब में ये मिला कि आपका फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है, उसका जो डेटाबेस है, वो डेटाबेस आएगा आपके पासपोर्ट से, आपके आधार कार्ड से, आपके ड्राइविंग लाइसेंस से, आपके पैन कार्ड से, और आपका कोविन एप्लीकेशन में जो आपने अपना डेटाबेस दिया,
आधार कार्ड से जो लिंक हुआ, ठीक है, आपके फैमिली आईडी कार्ड से जो लिंक हुआ, ठीक है, वो डेटाबेस भी इसके अंदर डलेगा। यानी जो आपका हेल्थ आईडी के नाम पे आपका जो फद्दू खींचा गया, वो अब आपका चेहरा पढ़ के आपकी हेल्थ आईडी से सारी इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स निकाल लेंगे, चाहे आप भीड़ में खड़े हो। मैंने आप ये पहले लोगों से मैंने एक बार डिस्कस भी किया, मैंने उनको बताया कि चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि चाहे हज़ारों लोग एक कतार में खड़े कर दो, एक झुंड में खड़े कर दो, कतार में नहीं, एक झुंड में खड़े कर दो, कुछ पलों में ही उन हज़ारों लोगों का डाटा उस कैमरे से रिकॉग्नाइज करके वो निकाल सकते हैं। इतना आसान है टेक्नोलॉजी से आपके बारे में जानकारी निकालना, ठीक है। तो कैमरे से भी बचो, अपने मुंह को गमछे से, कपड़े से ढक के और आँखों को भी थोड़ा सा ऐसा मंदा कर लो कैमरे के रेंज में, ठीक है, क्योंकि आपकी आंखों की पुतलियों को भी वो रीड करके तुरंत पहचान सकता है। इतने स्मार्ट कैमरे हैं कि अगर आपने मुंह का चीका लगा लिया, उसके बावजूद कहते हैं वो पहचान जाएंगे कि आप कौन हो, आपके हेल्थ आईडी क्या है, और उसके बाद आपके अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, कितनी बार आपने स्टंट डलवाए, कितनी बार बाईपास कराए, क्या आपको डायबिटीज़ है, आप कितने समय से बीमार हो, आपकी गट हेल्थ कैसी है, वो सब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। और 1 सेकंड में आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए डिसीजन लिया जाएगा, और एक बटन पे आपकी ज़िंदगी को राजा से रंग कर सकते हैं वो। ये है आपके लिए फ्यूचर, ठीक है। तो मुझे नहीं पता जनता कब जागेगी, लेकिन आपको बहुत कम समय दिया जा रहा है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सिंगल आईडी के ज़रिए आपको कंसोलिडेट किया जाएगा, एक जगह इकट्ठी करके रखने को कंसोलिडेट करना कहते हैं। तो वो किया जाएगा और आपको प्रोग्रामेबल करेंसी दी जाएगी। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर अब दो ही चीज़ों का है, एक तो है डिजिटल आईडी और डिजिटल करेंसी, ठीक है। यानी कि जो डिजिटल करेंसी है उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, वो प्रोग्रामेबल करेंसी होगी। प्रोग्रामेबल करेंसी वो होती है जिसको कि आप रिमोटली, यानी कि दूर से ही बैठे बैठे कंट्रोल कर सको कि जो ये पैसा दिया गया, जितना भी पैसा आपके खाते में पड़ा है किसी भी फॉर्म में, उसको किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, किसी एक ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि अगर आपको उससे अनाज ख़रीदना है तो आप अनाज ही ख़रीद पाओगे, दूसरी कुछ चीज़ कर नहीं पाओगे। इतना तगड़ा सिस्टम लेके आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने दूसरी चीज़ कुछ ख़रीदने की कोशिश की तो वो पैसा काम ही नहीं करेगा, उससे कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगी आपकी, ब्लॉक कर सकते हैं वो, ठीक है। आप कहते हो कि जी हमारे को पेट्रोल ख़रीदना है, तो पेट्रोल के लिए अगर पैसा आपको सोशल क्रेडिट देंगे ना, तो उसमें क्रेडिट सिस्टम के डिफ़ाइन करेंगे कि ये इतने क्रेडिट इस चीज़ के लिए हैं। आप वही चीज़ ले सकते हो और उतनी ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा का आपको अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो टोटल कंट्रोल में आ जाओगे आप। फिर ये जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस पिछले 2 साल से हमने ये नौटंकी देखी, ठीक है, ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पे, ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जानबूझ के करी जा रही है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि आप डरो, और डर के मारे जो सरकार कहे आप ये सोचो ये हमारे भले के लिए सोच रही है, और जो ये करेगी हम उसके लिए कंप्लाइंस करते जाएंगे, हम उसके लिए हामी भरते जाएंगे कि हाँ जी आप बहुत अच्छा काम करो, करे जाओ करे जाओ करे जाओ, और उसमें बस भेड़ चाल आपने चलनी है। ये किया जा रहा है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है जी। बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत ख़तरे में है, ठीक है। उनको आगे डिजिटल गेम खिलाए जाएंगे, उसमें टारगेट दिए जाएंगे, उस टारगेट को उनको अचीव करना सिखाया जाएगा, उससे फिर वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए उनकी पढ़ाई से रोबोट्स उनसे लर्न करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनकी पढ़ाई होगी, ठीक है। और फर्दर आगे चल के उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोबोट सीखेंगे। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम ज़ीरो, जिसका मैंने उदाहरण दिया आपको भोपाल से, ठीक है। तो भोपाल के उदाहरण से आप समझ जाइए कि एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने ये कहा है कि 90% स्कूल बंद करेंगे। वो तो आज की बात है, जब आपको पूरी तरह से कंट्रोल में ले आएंगे ये, उसके बाद तो 100% ही बंद कर देंगे। जो 90 कर सकता है वो 100 नहीं कर सकता, यानी उसको पढ़ाई की कीमत ही नहीं पता। खुद पढ़ा हो तो पता चले। चलो कोई नहीं, पर्सनल कमेंट्स में मुझे नहीं जाना है, ठीक है।
अभी ये सच भी सामने आ गया है कि यूके में जो मौतें हुई वो कॉमॉर्बिड कंडीशन से हुई। इसी तरह से जो इटली के बारे में हमारे को शुरुआती दिनों में बेवकूफ़ बनाया गया 2020 में, वो वहाँ पर सारा डाटा जो है उसके साथ झोल किया गया, वो झूठा डाटा हमारे को बताया गया। और आज भी कोमॉर्बिड कंडीशंस को, यानी कि कोमॉर्बिड कंडीशन जो पहले से ही मान लीजिए कोई बीमार है कि उसको ऑलरेडी कहते हैं डायबिटीज़ थी या कोई उसको कैंसर था और नाम क्या हो गया कि वो ट्रेंडिंग बीमारी से मरा। हमने देखा कि 2020 में जो एक्सीडेंट केस थे उनको भी ट्रेंडिंग बीमारी से मौत बताई गई। इतना मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने में इनको कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है। तो अभी एक और चीज़, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि अच्छा कि यूक्रेन और रशिया के बारे में बताओ। क्या बताऊं जी, डे वन से कह रहा हूँ इस न्यूज़ को देखो ही मत। मैंने एक न्यूज़ नहीं देखी इसकी। पूरा प्लान्ड है, ये पूरा प्लान्ड है। ये यूरोप को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। जो वहाँ पर अनाज है, जो वहाँ पर एनर्जी सप्लाईज़ हैं किसी भी फॉर्म में, वो सबसे ज़्यादा यूक्रेन और रशिया से होती हैं यूरोप में। जब ये दोनों कंट्रीज़ को फूड क्राइसिस में धकेल दिया जाएगा, एनर्जी क्राइसिस में धकेल दिया जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस में धकेल दिया जाएगा, तो यूरोप में क्राइसिस आ जाएगी हर तरह की। तो टारगेट यूरोप है, यूक्रेन और रशिया नहीं है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए सारे तमाशे किए जा रहे हैं। इतनी लंबी वॉर चलती है क्या? रशिया के साथ वॉर करके देखो, पता चलेगा कितने घंटों में ख़त्म करता है। यहाँ पर महीना हो गया, महीनों में नहीं हो रही ख़त्म, तो समझो। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पुतिन के बारे में बताओ। व्लादिमीर पुतिन जो है वो क्या NWO के बारे में जानता है? जानता नहीं, उसका हिस्सा है वो कंप्लाई करता है अपने बिहेवियर को WEF के साथ। वो WEF के साथ है 100%। ठीक है, 100% साथ है। अगला जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है वो फ्यूचर है। ठीक है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक सेटअप जो है, जो एक सेंटर है रशिया में, वो ऑलरेडी मॉस्को में बन चुका है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वहाँ पर। ठीक है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भारत में बॉम्बे और दिल्ली में 2 सेंटर हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो करेंगे ट्रांस ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर सेंसर लगाएंगे और आपको ह्यूमन से रोबोट बनाएंगे। ह्यूमन से रोबोट बनोगे। ठीक है, बातें दूसरे ग्रह की लगेंगी, लेकिन सच जो है ना, उसको समझने लायक आप रहोगे कल को या नहीं, वो एक सवालिया निशान है। आज अगर मान लो अपने देशवासी की, ठीक है, अपने भाई की, तो आपको कल आपका जीवन बच सकता है। और अगर अपनों पे शक करके पड़ोसियों पे भरोसा करना है, बाहर वालों पे भरोसा करना है, नेताओं पे भरोसा करना है, नेताओं में कुछ चंद की बात कर रहा हूँ, बाकी तो बेवकूफ़ है, उनको कुछ पता ही नहीं है, उनके साथ भी खेल हो रहा है, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, आपको पता है नेता किसी के सगे नहीं होते। मेरे को क्या मिल जाएगा आप लोगों को सच बता के? आप खुद सोच के देखो ज़रा, है ना। तो आपको भरोसा करना है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भरोसा करना तो मैं एविडेंस देने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये समझ लो कि मेरा मन कर रहा है ये बातें बोलने की, मेरी मन गढ़ंत बातें हैं। अगर आपको लगता है कि मन गढ़ंत बातें आपके काम आ रही हैं तो देख लो वीडियो, नहीं आ रही है तो छोड़ दो भाई, और ज़बरदस्ती तो है नहीं। ठीक है, तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें ये कहते हैं कि हमें रोबोट चाहिए, ह्यूमंस नहीं चाहिए। हमारे देश में जो सत्ता काबिज़ है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसके ये जो नीति आयोग है, जिसके चेयरमैन हमारे मोदी साहब हैं, प्रधान सेवक हैं, वो सेक्रेटरीट बनी हुई है WEF की। ठीक है, और एक तरह से हाँ, और जो हमारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं नीति आयोग के। तो यानी कि कहने का मतलब ये सब लोग सिर्फ WEF के लिए काम कर रहे हैं। आपके और हमारे भविष्य से, हमारे बच्चों से इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं कि हमारा नेता जीत गया। हमारा नेता नहीं है जी, ये हमारा नेता नहीं है, ये तो कुछ और ही है।
इसको समझ लो, ठीक है। सो आपको ये जितनी जल्दी समझ में आएगी उतनी जल्दी आप अपने बच्चों के लिए और अपने उनके भविष्य के लिए कुछ कर पाओगे, ठीक है। और जो अनमेरिड हैं अपनी सोच लो, ठीक है, देश की सोच लो, अपने भाई बंधुओं की सोच लो। इसी तरह से श्रीलंका और वेनेजुएला की बात कर लेते हैं। श्रीलंका का जो आपने फूड क्राइसिस अभी देखा है, ये क्रिएट किया गया। वेनेजुएला का जो फूड क्राइसिस है, आप इस फूड क्राइसिस के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आधा किलो चावल जो है लाखों रुपए में मतलब वहाँ पर मिल रहा है आपको। जो उनकी जो करेंसी है, लाखों वो करेंसी लेके आपको पहुँचना पड़ेगा, तब जाके आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो वेनेजुएला का मैंने बताया, तो आपको आधा किलो चावल के लिए 10 लाख बोलिविया आपको देना पड़ेगा, जो वहाँ की करेंसी है वो देना पड़ेगा। तो ये बुरा हाल है। ये जो क्राइसिस है ये क्रिएट किए जाते हैं। जैसे श्रीलंका है, उसको $5 बिलियन इसने चाइना ने दिए, ठीक है। आज उससे पूरा पोर्ट ले रहा है, जिसके लिए श्रीलंका के वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अपने ही लोगों को लाठी मार के कौन सा देश का जो प्रधान सेवक होता है उसको खुशी मिलती है, लेकिन अगले के हाथ बंधे हुए हैं, पैसा ले रखे हैं वहाँ से। तो जब आप पैसा ले लेते हो तो आप बाउंड हो जाते हो उनकी पॉलिसीज़ को लेके। तो यही चीज़ हमारे साथ हो रही है, ठीक है। यही चीज़ वेनेजुएला के साथ हो रही है। कल को हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन होएगा, कल को यहाँ पर चीज़ों के दाम औने पौने दाम आपको देने पड़ेंगे, एकदम से शूट अप करेंगे। 100 रुपये की चीज़ आपको मान लीजिए 1000 रुपये में, या जो आज के टाइम आपको कहते हैं 1000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, मान लीजिए वो आपको 5000 रुपये में सिलेंडर मिले, तो आप सोचो महंगाई कहाँ से कहाँ जाएगी, ठीक है। कैसे आप बर्दाश्त कर पाओगे इतनी महंगाई को। तो पूरे के पूरे देश ख़त्म हो जाते हैं इस चीज़ पे। पहले ही अनाज का शॉर्टेज हो रहा है, अनाज का कमी अपने देश में हो रही है, और वो अनाज आपको आगे मिलेगा नहीं। तो फूड क्राइसिस जब हो जाएगी, जब आपके पेट की आग होगी ना, तो आपको क्रांति नहीं पाएगी। आप सरकार को अपना माई बाप मान के वो जो आपको देंगी, जितना देंगी, जैसे देंगी, उस तरह से आप वो चीज़ लेने के लिए तैयार हो जाओगे, और आपको पेट की आग शांत करनी होगी। भूख इतनी गंदी चीज़ होती है, इतनी भयंकर चीज़ होती है भूख, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए। आगे इनका जो विचार चल रहा है, जितनी मैं जानकारी रखता हूँ, ये देश में अराजकता फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के दंगे हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरी अपनी जानकारी से मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें। यकीन करना ना करना आपकी अपनी चॉइस है। जम्मू वाली न्यूज़ आप देखिए, सिख धर्म को इन्होंने छेड़ने की कोशिश की, ठीक है। तो ये अराजकता की तरफ लेके जा रहे हैं देश को। जब दंगे फसाद होंगे तो इनके लिए आसान हो जाएगा, कुछ भी बोल के आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, बस इतनी ही है कहानी, ठीक है। जो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो वीडियो है उस पर मैं बहुत चीज़ों का नाम डायरेक्टली नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो ये पूरा चैनल उड़ा देंगे और आपसे बात करने का जो माध्यम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो पनीर टिक्का है उसके अंदर एक चीज़ डली हुई है, GRE-PH-ENE, ठीक है। तो ये आपका NA-NO, आई रिपीट NA-NO, ये कम्युनिकेशन NA-NO कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब वो कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम कर रहा है, जो इसके अंदर GRE-PH-ENE डली हुई है आपके पनीर टिक्के में, ठीक है। तो ये जो है ये आपको INT से जोड़ती है। INT क्या होता है पता है? इंटरनेट ऑफ NA-NO थिंग्स, ठीक है। तो ये होता है INT। तो यानी कि आपके शरीर के साथ ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आपको आपके शरीर का स्विच मान लीजिए मैंने कहीं बाहर लगा दिया, वो स्विच ऑन होगा तो आपका शरीर कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करेगा,
उसकी सारी जानकारी वहाँ और वहाँ की सारी जानकारी अंदर। इस तरह से आप ह्यूमन ना रह के ह्यूमनॉइड हो जाओगे, आप रोबोट की तरह बिहेव करोगे। आपको ज़ॉम्बी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये ज़ॉम्बी से रिलेटेड याद आया कि आप टेड शो देखिए, ज़ॉम्बी मिस्टर ब्लैक सर्च कर लेना, मैं नाम नहीं लिख सकता। मिस्टर ब्लैक यूट्यूब पे सर्च करिएगा, ठीक है। तो मिस्टर ब्लैक ज़ॉम्बी टेड टॉक, टेड TED टेड टॉक TALK, इसको आप सर्च करिएगा। उसमें करीबन 8-10 मिनट की वीडियो होगी, उसमें उसने बताया है, उसके इरादे समझिएगा, ठीक है। वो इशारा दे रहा है कि आने वाले समय में वो क्या करेगा। वो बताना है कि उससे क्या गलती हो गई जब इबोला वायरस था, ठीक है, इबोला जीवाणु के टाइम पे उससे क्या गलती हो गई, वो उसमें बता रहा है। वो बता रहा है कि आगे वो क्या करना चाहता है, फ्यूचर में किस चीज़ के ऊपर लड़ाई होगी, कैसे लड़ाई होगी, वो सब उसमें बता रहा है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, ये अब जानवरों और पक्षियों पे आ गए। ये बर्ड फ्लू दोबारा लेके आने वाले हैं और ये टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी, कि संक्रमण ना फैल जाए, उसके लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। किससे? जो मैं बोलूँगा उसका आप उल्टा कर लीजिएगा। RCP, जो पिछले 2 साल में बनी, ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है उसको टेस्ट करने के लिए जो भारत में किट यूज़ की गई, जो टेस्ट यूज़ किया गया, जो जिसका उल्टा आप कर लीजिएगा RCP, इस टेस्ट का जो इन्होंने यूज़ किया वही अब पक्षियों पे टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखो, साइंस को इन्होंने बिल्कुल धरातल में घुसा दिया है, ठीक है। साइंस के नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, तो कुछ भी चल रहा है इनका, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो खाने का, उसके पास जो बफर स्टॉक है वो लगातार कम हो रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर हो सके अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप स्टोर कर सकें उतना अच्छा। कोई बोलता है मेरी तो बहुत ही अच्छी क्षमता, बताओ कितने सालों के लिए करना है, तो कर लीजिए आप 3 साल के लिए कर लीजिए, 5 साल के लिए कर लीजिए। कोई कहता है मेरी तो क्षमता 1-2 महीने की है, भाई तो 1-2 महीने के लिए कर ले, अपनी क्षमता अनुसार कुछ तो करके रखो। सरकार एकदम से हाथ खड़े कर देगी, ठीक है। पहले ये FCI के ज़रिए कुछ स्टॉक करती थी, इन्होंने वो बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि एसेंशियल कमोडिटी में ये गेहूँ जैसी चीज़ को हटा दिया। गेहूँ चावल जो है वो अडानी के साइलोज़ हैं, वहाँ पर स्टोर होंगे। देखो, वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करके बैठा है। हम साइलोज़ तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम सब जुड़ के अपना गांव बसा लें तो हम कर सकते हैं बहुत कुछ, अभी भी कर सकते हैं। हालांकि समय तो अब बहुत ही कम बचा है, ठीक है। तो ये डिजिटल करेंसी पे लेके आएंगे और शॉर्टेज को क्रिएट करना चाहते हैं। ये एक तरह की रैशनिंग करना चाहते हैं हमारे बीच में। ये हिंदू मुसलमान डेवलप करना चाहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान के तौर पे इनको लड़ाओ, ठीक है, फूड क्राइसिस करो, इनको डिजिटल प्रोग्रामिंग कर दो, ठीक है। ये सब इनके मतलब तरीके हैं हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो भारत पे जानबूझ के कर्ज चढ़ाया गया, जानबूझ के फूड क्राइसिस लेके आई जाएगी, ताकि इनके लिए इनके एजेंडा जो है NWO वो पूरा करने में इनको सहूलियत हो जाए, ठीक है। लाखों करोड़ रुपए का अभी तक कर्ज चढ़ चुका है भारत पे पिछले 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। वो कहाँ से लिया? IMF जैसी संस्था से, वर्ल्ड बैंक से। अब वो हमसे कहते हैं ब्याज मांगेगी, और ब्याज कहाँ से मांगेगी? ब्याज आपकी और मेरी पॉकेट से। पेट्रोल के दाम आप देख रहे हो ना कैसे हो रहे हैं, तो आपकी मेरी पॉकेट से वो जाएगा ब्याज। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। लास्ट के 2 मिनट अब सॉल्यूशन पे जो बात कर रहे हैं, तो मेरी ये सलाह है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहले कभी आई नहीं। तो अभी जो आपकी लड़ाई होनी चाहिए वो अपनी ज़मीन और जानवर को लेके होनी चाहिए, ठीक है। आपकी ज़मीन और आपके जानवर वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं, एसेट बनेंगे। तो जितना हो सके सरकार से नाता तोड़ो, ज़मीन और जानवर से नाता जोड़ो, किसी गांव में जाओ, बंकर बनाओ, खेती करो, जो करना है करो, ठीक है। ज़मीन को ख़रीदो, चाहे कुछ लोग मिल के ख़रीद लो,
खरीद अगर समृद्धि उतनी नहीं है तो किराए पे ले लो। किसी गांव में वैसे चले जाओ, बोल दो जी मेरे को तो कहते हैं अपने गांव में बसा लो, गांव वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, वो आपको अपने आप जगह दे देंगे, आपके लिए सोचेंगे। ठीक है, आप अच्छे और सच्चे मन से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करके देखो। ठीक है, गांव वालों में अब भी ज़मीर बाकी है, वो आपके लिए सोचेंगे, आपके लिए खड़े होंगे, आपको सत्कार करेंगे। ठीक है, उनकी ज़मीन में आप अपना जो योगदान दे सकते हो वो योगदान दो। तो अपना खुद का गांव बसाओ, अपने खुद को इतना समृद्ध कर लो कि सरकार से हर तरह का नाता तोड़ सको। ना किसी से सरकार से कोई सरकारी नौकरी की उम्मीद करो, ना सरकारी सुविधाओं की। ठीक है, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, धमाका कार्ड सब छोड़ दो। बैंकों के कहते हैं अकाउंट बंद कराओ, अपना कहते हैं गांव में जाके बसो। ठीक है, ये एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दे रही है। ये 100% फूल प्रूफ सॉल्यूशन के तौर पे आपको नहीं बता रहा हूँ। समय समय पर जैसी अपडेट्स मिलती रहेंगी उस हिसाब से आपसे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।